के पुरुलिया जिले में स्थित एक ऐसा रेलवे स्टेशन जिसका नाम सुनते ही खौफ से लोगों की आत्मा सिहर उठती थी। यह सिलसिला सन 1958 से शुरू हुआ, जब बेगुन कुदर रेलवे स्टेशन पर नाइट ड्यूटी पर नियुक्त स्टेशन मास्टर ने देखा कि एक औरत रात की 12:10 वाली ट्रेन के पीछे ट्रेन की गति से दौड़ती हुई जा रही है। और उसके कुछ दिनों बाद ही रेलवे प्लेटफॉर्म पर लोगों को उस स्टेशन मास्टर का शव मिला। इसके बाद सरकार ने बहुत से स्टेशन मास्टर और अन्य कर्मचारियों को वहां नाइट ड्यूटी पर नियुक्त किया, मगर हर किसी का वहां वही हश्र होता और कुछ ही दिनों में उनका शव बुरी हालत में प्लेटफॉर्म पर मिलता। इसलिए कोई भी वहां पर अब नाइट ड्यूटी करने की हिम्मत नहीं करता था। सर, आपको मेरा तबादला करना ही है तो किसी और स्टेशन पर कर दीजिए ना। बेगुन कुडर रेलवे स्टेशन के बारे में तो हम सब जानते हैं। उस औरत का साया है वहां। नाइट ड्यूटी करने वाले किसी कर्मचारी को नहीं छोड़ा उसने। क्यों खामोखा आप मुझे मौत के मुंह में धकेलना चाहते हैं? यह सब मेरे हाथ में नहीं है रोहित। मुझे तो गवर्नमेंट के ऑर्डर के अनुसार ही चलना पड़ेगा ना, और ये एक सरकारी नौकरी है। अगर तुम्हें मंजूर नहीं है तो तुम सरकार को इस्तीफा दे सकते हो। एक आम इंसान की जिंदगी में अगर कुछ सबसे ज्यादा मायने रखता है तो वो है पैसा, क्योंकि पैसे के बिना इस दुनिया में ना तो इंसान की कोई कद्र है, ना ही पैसे के बिना वो अपने परिवार को संभाल सकता है। रोहित भी एक आम परिवार से था। रेलवे की इस नौकरी से ही उसका पूरा परिवार चलता था। तबादले के अलावा उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं था। इसलिए ना चाहते हुए भी उसे बेगुन कुडर रेलवे स्टेशन पर नाइट ड्यूटी के लिए मानना पड़ा। आज वहां उसका पहला दिन था। उसने देखा कि लगभग उसी की उम्र का एक ट्रैकमैन भी वहां पर नियुक्त है। उसके चेहरे पर उसे कोई डर दिखाई नहीं दिया। रात के लगभग 11:30 बज रहे थे। ट्रैकमैन ट्रैक की चेकिंग करके आराम से प्लेटफॉर्म के बेंच पर बैठा गाना गुनगुना रहा था। उसे देखकर रोहित को कुछ अजीब लगा और वो उसके पास जाकर बैठ गया। बड़े निश्चिंत दिखाई दे रहे हो तुम तो। लोगों के मन में इस स्टेशन का इतना खौफ है, तुम्हें डर नहीं लग रहा? अरे क्या डरना, अफवाहें फैलाई हुई है लोगों ने। बस एक बार कहीं कोई हादसा हो जाए तो लोगों को तो बस बातें बनाने का मौका मिल जाता है। रोहित ट्रैकमैन अमित से बात कर ही रहा था, तभी पीछे से उसे एक आवाज सुनाई दी और उस आवाज को सुनकर रोहित के रोंगटे खड़े हो गए। अरे सर, वहां पर अकेले बैठे क्या कर रहे हो आप? हवा बहुत तेज चल रही है, अंदर बैठ जाइए वरना तबीयत खराब हो जाएगी। रोहित की जान उसके हलक में अटक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो अमित पीछे खड़ा था। उसने बड़ी ही हिम्मत करके वापस अपनी गर्दन घुमाकर बेंच की तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था। रोहित के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो बिना देर किए वहां से उठा और अमित को भी बिना कुछ कहे सीधे अपने कैबिन में चला गया। ये क्या हुआ मेरे साथ? ये मेरा भ्रम नहीं है। वो अमित नहीं था तो फिर कौन था? वो बेंच पर बैठा था मेरे साथ। तभी अमित ने कैबिन का दरवाजा नॉक किया और कैबिन के अंदर आया। क्या हुआ सर? आप इस तरह बिना कुछ कहे अंदर क्यों आ गए? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो आप इस तरह हिचक क्यों रहे हैं? कुछ तो बात है। वो जब मैं बेंच पर बैठा था तो तुम मेरे साथ बैठे थे, लेकिन फिर पीछे से तुम्हारी आवाज आई और मैंने मुड़कर देखा तो तुम बेंच पर नहीं थे। क्या? अरे क्या कुछ भी बोल रहे हैं सर आप। मानता हूँ कि ये स्टेशन अपने भूतिया किस्सों के लिए मशहूर है, लेकिन इतना भी नहीं कि यहाँ पर मेरा ही भूत भटकने लगे। मैं मजाक नहीं कर रहा। सच में तुम वहां पर बैठे थे और बातें कर रहे थे मुझसे। पता नहीं आप क्या बोल रहे हो। मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। आपके साथ रहा तो खामोखा डरा दोगे आप मुझे। अमित वहां से चला गया। रोहित अपने केबिन में अकेला बैठा था। डर के मारे उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। तभी उसने घड़ी में समय देखा तो 12:08 हो रहे थे। रात की 12:10 की वही ट्रेन आने वाली थी। एक बार तो उसका हलक सूखा, मगर ड्यूटी तो ड्यूटी है। ट्रेन आने वाली थी,
इसलिए उसे प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ा। 12:10 पर ट्रेन वहां आकर रुकी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य चल रहा था। ट्रेन भी वहां से रवाना होने वाली थी। वो अपने केबिन की तरफ जाने के लिए पीछे मुड़ा ही था, तभी पीछे से उसके कानों में एक औरत की आवाज पड़ी। साहब, इस ट्रेन में मेरा बेटा आने वाला था, लेकिन वो प्लेटफॉर्म पर उतरा ही नहीं। मैं उसे ढूंढने के लिए ट्रेन में गई तो लोगों ने बोला कि 3-4 स्टेशन पहले वो ट्रेन से फिसलकर नीचे गिर गया। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप मेरे बेटे को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए ना साहब। वो आवाज सुनकर रोहित पीछे की तरफ मुड़ा तो सफेद साड़ी पहनी एक औरत उसके सामने खड़ी थी। उसका पूरा चेहरा इस हद तक झुर्रियों से भरा था जैसे वो ना जाने कितनी बूढ़ी हो। उसे देखकर रोहित को उस पर तरस आ गया। आप चिंता मत कीजिए, आप अपने बेटे का नाम बताइए, मैं अभी इंक्वायरी करके आपको बताता हूँ। रोहित की बात सुनकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट छा गई। तभी वहां से ट्रेन जाने का टाइम हो गया। ट्रेन ने जाने के लिए जैसे ही वहां हॉर्न दिया तो वो औरत ट्रेन की तरफ भागने लगी। रोहित ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर अगले ही पल उसने जो देखा वो देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो औरत जिसका पूरा चेहरा झुर्रियों से भरा था, वो ट्रेन की बढ़ती गति के साथ उसी बेग से उसके साथ भागने लगी। यह नजारा देखकर रोहित के दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई जैसे अभी उसे दिल का दौरा पड़ जाएगा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। एक ही दिन में आज उसके साथ ये दूसरा हादसा हुआ था। जैसे तैसे उसने खुद को संभाला और अपने केबिन को लॉक करके अंदर चेयर पर बैठ गया। उसने अपने मन में भगवान का नाम जपना शुरू किया और जैसे तैसे करके उसने वहां वो रात बिताई। वो सुबह अपनी शिफ्ट पूरी करके अपने क्वार्टर पर पहुंचा। पूरी रात ना सोने की वजह से उसकी आंखों में नींद भरी थी, मगर आंखों में कल रात का डर इतना था कि आंखें बंद करते ही उसे वही सब नजारा अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रहा था। कहाँ फंस गया मैं? ना तो ये नौकरी छोड़ सकता हूँ और यहाँ पर नौकरी की तो पता नहीं कब जान से हाथ धोना पड़े। कुछ समझ नहीं आ रहा। रोहित अपनी आज रात की शिफ्ट पर नहीं जाना चाहता था। उसने सीनियर को कॉल करके छुट्टी के लिए रिक्वेस्ट की, लेकिन कल ही उसका वहां पर तबादला हुआ था, इसलिए सीनियर ने उसे छुट्टी देने के लिए मना कर दिया। वह नींद भरी आंखों के साथ 10 बजे अपनी शिफ्ट पर पहुंचा तो अमित भी वहां पर आ चुका था। अमित ने उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसे वो कुछ परेशान लगा। क्या हुआ सर? बहुत परेशान लग रहे हो आप। देखकर तो लग रहा है आपकी नींद भी पूरी नहीं हुई है। दिन में सोए नहीं क्या आप? सोता तो तब जब कल रात का वह हादसा मुझे सोने देता। यहाँ पर उस औरत के बारे में फैली हुई बातें अफवाह नहीं है। उस औरत को कल रात अपनी आंखों से देखा है मैंने। इतना भयानक नजारा। मैं आज ही डिपार्टमेंट में अपने तबादले की रिक्वेस्ट डालूंगा। मैं तो कहता हूँ तुम भी तबादले की रिक्वेस्ट डाल लो। यहाँ पर नाइट ड्यूटी करना खुद अपनी मौत को न्योता देने के बराबर है। अमित ने रोहित की बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप वहां से चला गया। रोहित अपना केबिन बंद करके शांत बैठा था। तभी उसके केबिन में लगे फोन पर एक कॉल आई। हेलो रोहित, मैं महेंद्र बोल रहा हूँ। आज स्टेशन पर एक नए ट्रैकमैन अर्जुन की पोस्टिंग हुई है, तुम जरा देख लेना। नया ट्रैकमैन? लेकिन अभी 2 दिन पहले ही तो ट्रैकमैन अमित की पोस्टिंग यहाँ पर हुई है, तो फिर एक नए ट्रैकमैन की क्या जरूरत? क्या तुम्हारा ध्यान काम में है भी या नहीं? अमित की मौत 2 दिन पहले ही हो चुकी है। 2 दिन ट्रैक पर ट्रैकमैन नहीं था और तुम्हें इस बारे में पता ही नहीं है? नहीं सर, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अभी थोड़ी देर पहले ही तो अमित मेरे केबिन में था, मुझसे बात कर रहा था। क्या? ये कैसे पॉसिबल है? रात को ड्यूटी पर नशा करके बैठे हो क्या? तुम्हारे केबिन में कल रात का अखबार पड़ा होगा, खोलकर ध्यान से पढ़ो उसे। महेंद्र सर ने कॉल कट कर दी, मगर उनकी बात सुनकर रोहित के होश हो चुके थे। वो उठकर कल का न्यूज़पेपर ढूंढने के लिए हिम्मत नहीं कर पा रहा था, मगर उसे सच जानना था, इसलिए उसने अपने डेस्क के ड्रॉअर से कल का न्यूज़पेपर निकाला
और उसके पहले ही पन्ने पर उसने जो देखा वो देखकर उसकी सांसें अटक गईं। ये कैसे पॉसिबल है? भला 2 दिन पहले मरे हुए इंसान के साथ मैं कैसे बात कर सकता हूँ? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? खौफ के मारे रोहित की आंखों में आंसू आ चुके थे। अपनी मौत उसे उस स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर मंडराती हुई नजर आ रही थी। तभी अचानक उसके केबिन के दरवाजे पर एक जोर की दस्तक हुई और उसकी सांसें और तेज हो गई। मगर फिर भी रोहित ने हिम्मत करके लड़खड़ाती हुई आवाज में पूछा, कौन है? कौन है बाहर? सर, मैं अर्जुन, नया ट्रैकमैन। महेंद्र सर ने कहा था स्टेशन जाकर आपसे मिलने के लिए। अच्छा ठीक है, मैं दरवाजा खोलता हूँ। रोहित ने उठकर दरवाजा खोला और अर्जुन को प्लेटफॉर्म और ट्रैक के बारे में समझाने लगा। कुछ देर बाद वहां 12:10 वाली ट्रेन आने वाली थी। जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ती जा रही थी, रोहित के दिल में होने वाली घबराहट भी बढ़ती जा रही थी। तभी वहां ट्रेन के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी तो रोहित ने अर्जुन से कहा, मैं अंदर अपने केबिन में जा रहा हूँ, कोई परेशानी हो तो तुम संभाल लेना। इतना बोलकर रोहित अपने केबिन में चला गया। केबिन में लगे खिड़की से वो बाहर की तरफ ही लगातार झांक कर देख रहा था। कुछ देर तक सब कुछ सामान्य रहा तो रोहित इन सब चीजों से ध्यान हटाकर अपने काम में लग गया। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद उसे अर्जुन की जोरदार चीख सुनाई दी। उसने खिड़की से झांक कर देखने की कोशिश की, मगर उसे अर्जुन कहीं भी नहीं दिखाई दिया। वो बिना कुछ सोचे समझे अपने केबिन से बाहर निकल गया और आज फिर वो उसी से रूबरू हो गया जिससे वो खुद को बचाना चाहता था। वही औरत ठीक उसके सामने से निकलकर ट्रेन के पीछे दौड़ने लगी। तभी रोहित के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। रोहित डरकर इतनी जोर से चिल्लाया कि पूरे स्टेशन पर उसकी चीख की आवाज गूंज उठी। क्या हुआ सर? मैं हूं अर्जुन, माफ कीजिएगा, मैंने इस तरह आपके कंधे पर हाथ रखा। लेकिन आप प्लेटफॉर्म पर इतने आगे क्यों जा रहे हो? बारिश की वजह से पूरा प्लेटफॉर्म गीला है, अगर पैर फिसल गया तो दिक्कत हो जाएगी। आप जाकर अपने कैबिन में बैठ जाइए, मैं अभी 2 कप चाय लेकर आता हूँ, दोनों साथ में बैठकर पियेंगे। अर्जुन चाय लेने के लिए वहां से चला गया और रोहित वापस अपने केबिन में आकर बैठ गया। वो काफी देर तक अर्जुन का इंतजार करता रहा, मगर अर्जुन वहां नहीं आया। कहाँ रह गया ये? बोलकर गया था अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ, आधे घंटे से चाय ही बनवा रहा है क्या ये? रोहित बोर हो रहा था, इसलिए वो अपनी चेयर को गोल गोल घुमाने लगा। तभी उसका ध्यान नीचे फर्श पर पड़ा। उसके केबिन के अंदर ही फाइल्स के लिए एक आर्काइव रूम बनाया हुआ था। रोहित ने देखा कि आर्काइव रूम के अंदर से खून बहकर बाहर फर्श पर फैल रहा है और अंदर से एक बड़ी ही अजीब आवाज आ रही है। आर्काइव रूम से खून? समझ नहीं आ रहा है, ये मेरा वहम है या हकीकत? इससे पहले कि रोहित कुछ सोचता समझता, आर्काइव रूम से उसे किसी की दर्द भरी चीख सुनाई दी। वो जल्दी से उठा और उसने आर्काइव रूम का दरवाजा खोला। रूम में पूरे फर्श पर खून ही खून फैला हुआ था। अपनी तेज सांसों के साथ रोहित ने आगे अपने कदम बढ़ाए। तभी उसके सर पर खून की कुछ बूंदें टपक कर गिरी। उसने ऊपर छत की तरफ देखा तो ऊपर से अर्जुन का खून से भरा शव सीधा उसके ऊपर आकर गिरा। वह बुरी तरह चीखा। उसने हड़बड़ाते हुए अपनी पूरी जान लगाकर अर्जुन के शव को दूर फेंका और भागता हुआ आर्काइव रूम से बाहर निकलकर अपने केबिन से बाहर भाग गया। उसके कपड़े बुरी तरह खून से सने हुए थे। तभी फिर से उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ एहसास हुआ। उसने डर से भरे अपने चेहरे को पीछे की तरफ घुमाया तो घबराहट के मारे उसकी आंखें यूं जमकर रह गई। वही सफेद साड़ी वाली औरत ठीक
ठीक उसके सामने खड़ी थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। तूने तो कल कहा था कि तू मेरी मदद करेगा, लेकिन मेरा बेटा तो मुझे अभी तक नहीं मिला। रोहित उससे बचने के लिए वहां से भागना चाहता था। उसने अपने कदम पीछे किए और जैसे ही वो भागने के लिए पीछे की तरफ मुड़ा तो प्लेटफॉर्म पर बारिश की वजह से फिसलन होने के कारण उसका पैर फिसल गया और वो सीधा रेलवे ट्रैक पर जा गिरा। उसका सर पटरी पर इतनी जोर से लगा कि मौके पर ही उसकी मौत हो गई। अगली सुबह प्लेटफॉर्म पर लोगों का जमावड़ा लगा था। एम्बुलेंस अर्जुन और रोहित के शव को वहां से लेकर जा रही थी। बेगुन को उधर रेलवे स्टेशन पर नाइट ड्यूटी करने वाले हर कर्मचारी की तरह पिछली रात उन दोनों की भी मौत हो चुकी थी। सन 1958 से लेकर 1967 तक ये हादसे इसी तरह वहां पर होते रहे। इन असाधारण गतिविधियों के कारण सरकार ने इस स्टेशन को बंद करवा दिया, लेकिन साल 2009 में बहुत सावधानी के साथ फिर से इसे शुरू किया गया। मगर जो भी लोग आज भी ट्रेन में रात के समय वहां से गुजरते हैं, उनका कहना है कि आज भी वो औरत रात की उस ट्रेन के पीछे उसी तरह भागती है और आज भी अपने बेटे को उस प्लेटफॉर्म पर ढूंढने के लिए वो हर रात वहां आती है।